या एनडीए इतने दिन में गिर जाएगी। ये एक अलग तरह का नैरेटिव चल रहा है जिसमें झूठ को हवा में उड़ा दिया जाता है। अखिलेश यादव को बेनिफिट मिल गया। बाकी ज्यादातर आप ये देखेंगे अलायंस को ममता दीदी इसमें होशियार थी, वो नहीं आई इसलिए बची रह गई। अदरवाइज इसमें टोटली अब अगर कोई ये बोले, भाई केजरीवाल ने तो इलेक्शन रिजल्ट आते ही बोल दिया कि हमारा अलायंस का कोई मतलब नहीं रहा। अब वही चीज कांग्रेस मेरे ख्याल से शायद जवाब दे रही है, ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। तो चूंकि अलायंस की जो सीमेंटिंग या बॉन्डिंग फैक्टर था वो बड़ा कॉमन नहीं था, वो अनकॉमन था। सब लोग अपने अपने फिराक में थे, अपने अपने पीठ हाथ में जो है चाकू लेकर के पीछे जो है छुपाए हुए थे कि कब मौका मिले और कब उसको घोंपा जाए अपने अलायंस के पीठ। का हनीमून पीरियड अभी ओवर हुआ भी नहीं था कि इंडी गठबंधन में ब्रेकअप से खबरें आने लगी हैं और इंडी गठबंधन की जो लिव इन रिलेशनशिप थी वो टूटने लगी है। और ये जो लोग एनडीए के हनीमून पीरियड के ओवर होने का इंतजार कर रहे थे, जो इस आशंका से खुश थे कि एनडीए जल्द ही बिखर जाएगा, जो प्रधानमंत्री मोदी की शपथ से पहले ये कसम खाकर कह रहे थे कि शपथ हो भी जाएगी तो सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और इंडी अलायंस का कहीं ना कहीं कोई चांस निकल आएगा, उन विघ्न संतोषियों के लिए एक बड़ी खबर आ गई है। और खबर ये है कि एनडीए का हनीमून पीरियड अभी ओवर हुआ भी नहीं था कि इंडी गठबंधन में ब्रेकअप से खबरें आने लगी हैं और इंडी गठबंधन की जो लिव इन रिलेशनशिप थी वो टूटने लगी है। और ये जो पार्टनरशिप थी, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं फिर दूसरा जो शादी का अरेंज मैरिज में दहेज का जो लालच मिलता है, उस दहेज की लालच में लिव इन पार्टनर्स एक दूसरे को धोखा दे देते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं। वैसे ही वोटों की लालच में अब इंडी गठबंधन की पार्टियां भी एक दूसरे को ठेंगा दिखाने लगी हैं और शुरुआत हुई है हरियाणा से, जहां कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाली है। यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन में वोट जुटाने का फॉर्मूला था वो फेल हो गया। अब वो मतलब इसका ये साफ हो गया है कि अब आने वाला जो चुनाव रहेंगे, प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होंगे, कई सारे राज्यों के चुनाव होंगे, उसमें इंडी अलायंस की जितने भी पार्टियां हैं क्या एक एक करके जुदा हो जाएंगी और एक दूसरे का वोट काटने का काम करेंगी। और क्या इंडी गठबंधन के जो साथी हैं वो बिछड़ेंगे बारी बारी और क्या सपना ही रह जाएगा एक साथ सत्ता की सवारी। इसी पर आज की बहस। और आज दो खास मेहमान जुड़े हैं, विनोद शुक्ला सीनियर जर्नलिस्ट और एके मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट। की लालच में ये टूट फूट हो रही है। सबसे पहले मैं एके मिश्रा जी आपसे जानना चाहूंगी, टूट फूट की शुरुआत कैसे देखें? देखिए मैम, दो दो बार चुनाव हारने के बाद इंडी अलायंस यानी विपक्ष में जितने भी नेता थे उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि अकेले तो हम बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं 1-to-1 की फाइट में। तो सारे लोग बेनिफिट लेने के लिए भाई कुछ मिल जाए कहीं से भी मिल जाए, इन्होंने एक अलायंस का कॉन्सेप्ट रखा और ये कॉन्सेप्ट का इनिशिएशन या इनोवेशन किया था कांग्रेस ने। और बनने के पहले ही ये अलायंस टूटा हुआ था। देखिए ममता बनर्जी ने सीधे बोला कि हम राहुल गांधी को घुसने नहीं देंगे। पटना में जो इन लोगों की मीटिंग हुई उसके रिजल्ट्स अगर आप सारे देखेंगे, आधे इधर भागे आधे उधर भागे। कन्वेयर जो बनाने वाले थे ये लोग, इनको नीतीश कुमार जी को, वो नहीं कन्विंस हुए। पीएम का फेस कौन, वो नहीं कोई कन्विंस हुआ। और भी जितनी मीटिंग हुई वो सक्सेसफुल मीटिंग नहीं हुई। एनी हाउ जोड़ जाड़ के किसी भी तरीके से सीमेंटेड तो नहीं, लेकिन जैसे एक दीवार खड़ी करनी हो बहुत कच्चा गारा लगा करके टेढ़ी मेढ़ी इन्होंने खड़ी कर दी। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट था, मैं तो बल्कि ये बोलता हूं ना कि ये इंडी अलायंस जो कॉन्सेप्ट था ये कांग्रेस की एक बहुत गहरी चाल और साजिश थी अलायंस के जो दूसरे एलाइज हैं दूसरी पार्टियों के साथ। कांग्रेस ने इसमें बेनिफिट ले लिया और इनको अखिलेश यादव को बेनिफिट मिल गया। बाकी ज्यादातर आप ये देखेंगे अलायंस को ममता दीदी इसमें होशियार थी, वो नहीं आई इसलिए बची रह गई। अदरवाइज इसमें टोटली अब अगर कोई ये बोले, भाई केजरीवाल ने तो इलेक्शन रिजल्ट आते ही बोल दिया कि हमारा अलायंस का कोई मतलब नहीं रहा। अब वही चीज कांग्रेस मेरे ख्याल से शायद जवाब दे रही है, ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। तो चूंकि अलायंस की जो सीमेंटिंग या बॉन्डिंग फैक्टर था वो बड़ा कॉमन नहीं था, वो अनकॉमन था। सब लोग अपने अपने फिराक में थे, अपने अपने पीठ हाथ में जो है चाकू लेकर के पीछे जो है छुपाए हुए थे कि कब मौका मिले और कब
उसको घोंपा जाए, अपने अलायंस के पीठ में छुरा घोंपा जाए, और वो वक्त आ गया है। देखिएगा जितने जल्दी ये बना था ना अलायंस, उतने ही जल्दी ये टूट फूट होना शुरू हो जाएगा कुछ मुद्दों पे। फ्यूचर में ये होगा कि कुछ मुद्दे कॉमन ऐसे होंगे कि सब लोग साथ में हुआ 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 करने लगेंगे। अदरवाइज अलायंस का कोई मतलब नहीं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं। सबके अपने बेनिफिट हैं, सब अपना देख रहे हैं कि हमें कहाँ से फायदा होगा, क्या होगा। कोई त्याग की भावना, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और त्याग की भावना है नहीं। तो इसलिए ये अलायंस ऑलरेडी टूटा हुआ था, अब ये फॉर्मल डिक्लेरेशन हो रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि ये कहीं न कहीं जो लिव इन रिलेशनशिप वाला रिश्ता था इंडिया अलायंस का, और हम देखते हैं कि दहेज की लालच में लिव इन पार्टनर को छोड़कर लोग नहीं शादी नहीं, लिविंग में चले लिविंग जाते हैं, अंबर जहाँ पे दहेज मिल रहा अम, होता है, वोटों की यहीं पे वही हालात बन रहे हैं। तो नहीं विनोद नहीं जी, मैं आपसे अंबर, जानना चाहूँगी। जी। लिविंग रिलेशन में तो फिर भी ऑनेस्टी और डेडिकेशन होता है, टॉप लेवल का डेडिकेशन होता है। इनका तो अब क्या बोले, जाने दीजिए। इनका कोई डेडिकेशन ही नहीं था। जी, विनोद जी, आप राजनीति पर काफ़ी लंबे अरसे से लिखते आए हैं, ग्राउंड पे आप जाते हैं। आप जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक लहर बनी हुई थी, कहीं न कहीं 400 के पार की बात हो रही थी। लेकिन इंडी गठबंधन जो था, वो कहीं न कहीं जोड़-तोड़ करके चुनाव तक पहुँच ही गया। टूट-फूट पहले भी हुई और टूट-फूट की शुरुआत अभी भी है। लेकिन एनडीए में जो एक उम्मीद लगाकर ये इंडी गठबंधन बैठा हुआ है कि शायद लंबी सरकार नहीं चलेगी, मोदी 3.0 उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्या आपको लग रहा है कि इसी तरह का जो एक नैरेटिव इंडिया अलायंस की तरफ से बनाया जा रहा है, वो ऐसा ही होगा? और जो नुकसान बीजेपी को हुआ है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अंबर, पहले क्वेश्चन से आपके शुरू करते हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो इस बात की उम्मीद लगाए हुए था कि सरकार नहीं बनने पाएगी, इनको सरकार बनाने में बहुत सारी सौदेबाजी करनी पड़ेगी। तो सरकार बन गई, सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। दो प्रधानमंत्री ने निर्णय ले लिए, सबको मंत्रालय दे दिया गया, और मंत्रालय को लेकर के भी कोई विवाद नहीं हुआ कि ये मंत्रालय मिलना चाहिए। लगातार खबरें ये आ रही थी कि टीडीपी विधान लोकसभा अध्यक्ष की डिमांड कर रहा है, स्पेशल पैकेज की बात कर रहा है। बिहार के जो राजनीतिक दल है, जनता दल, वो रेलवेज मांग रहा है, स्पेशल पैकेज मांग रहा है। वो सब कुछ नहीं हुआ। तो एक तो ये कि ये जो बार बार बात फैलाई जा रही थी वो नहीं हुआ। दूसरा, अब इसका एक जिसको बोलते हैं ना कि तलवार की दूसरी धार, या सिक्के का दूसरा पहलू। अब सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जो अपोजिशन होता है उसको कम से कम सरकार को घेरने की तैयारी कर देनी चाहिए, अगर इंडिया अलायंस जो है वो एक यूनिट के तौर पर काम कर रहा है। एक यूनिट के तौर पर काम करता इसलिए नहीं दिख रहा है कि ममता जी कुछ बोल रही हैं, केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, तो सरकार ज्यादा प्रिपेयर्ड दिख रही है, विपक्ष कम प्रिपेयर्ड दिख रहा है, और ये चलेगा। अब सरकार कितने दिन तक चलेगी नहीं चलेगी, ये दो लोग कोई नहीं बता सकता है। अगर ज्योतिषी कहें कि इतने दिन तक चलेगी, वो भी सारे गलत साबित हुए हैं। जितने नेता थे वो सारे गलत साबित हुए हैं, जितने पत्रकार थे वो सारे गलत साबित हुए हैं। तो ये कोई नहीं बता सकता, और एग्जिट पोल वाले भी गलत साबित हुए हैं। तो ये कोई नहीं बता सकता कि सरकार कितनी देर तक चलेगी। अब मसला ये है कि एनडीए अपना काम कैसे करता है, और एनडीए इसको कहां तक ले जाने की बात करता है। एनडीए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक किसी मांग पर झुकते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, अपनी योजना पर काम करते हुए दिखते आ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर उनको कॉम्प्रोमाइज होना करना पड़ेगा। विशेष रूप से यूसीसी की बात जो हो रही थी उस पर, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के बात हो रही थी उस पर। अब आपका जो प्रश्न है कि एनडीए कमजोर क्यों हुई, एनडीए कमजोर इसलिए हुई, या एनडीए कमजोर इसलिए नजर आई कि जो बात अभी ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा या एनडीए इतने दिन में गिर जाएगी, ये एक अलग तरह का नैरेटिव चल रहा है जिसमें झूठ को हवा में उड़ा दिया जाता है।
अब उस झूठ को वेरीफाई कौन करेगा? उसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। उसको काउंटर कौन करेगा? उसको बीजेपी काउंटर करना चाहिए, उसको एनडीए को काउंटर करना चाहिए, जो शायद इस बार बीजेपी उतना मजबूत तरीके से काउंटर नहीं कर पाई। और उसका उसका मैं आपको प्रमाण बता देता हूं। जैसे जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके अगले दिन लखनऊ में कांग्रेस के ऑफिस में लाइन लग गई, वो किया हमारा 8500 रुपए खटाखट दीजिए। उसके कुछ दिन पहले बेंगलोर में पास लोग पोस्ट ऑफिस में लाइन लगाए हुए थे कि जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही लोगों के अकाउंट में 8,500 रुपए आने लगेंगे। तो ये एक नैरेटिव चला। अच्छा, शायद हो सकता है कि एनडीए ये चाहती हो कि इस तरह की चीजें आए और कुछ सीटों का नुकसान और ये बुरी तरह से एक्सपोज हो जाए। और ये निश्चित तौर पर आप मान के चलिए ये 5 साल इनको हॉन्ट करने वाला है। एक और महत्वपूर्ण मसला है जिसके कारण जो आप कह रहे हैं कि एनडीए के हारने का कारण है, एनडीए के हारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो छोटा छोटा नाराज ग्रुप था, विशेष रूप से मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए कि ब्राह्मणों में से 90% ब्राह्मण बीजेपी को वोट करते थे तो उसका 20% छटा है। ठाकुरों में 50% छटा है। दलितों में 30 से 35% छटा है। जो इस उम्मीद से कि मतलब इस डर से जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया था, उसमें देखिए संविधान बदला जाएगा, संविधान में संशोधन 100 से ऊपर हो गए हैं, लेकिन बाबा साहब का संविधान बदला जाएगा, इस ट्रिक ने नुकसान किया है। तो जो अपर कास्ट के वोटर किसी कारण से नाराज थे, दलित वोटर किसी कारण से नाराज थे और एमबीसी वोटर्स किसी कारण से नाराज थे, और ये छोटा छोटा वर्ग बन के एक बड़ा वर्ग बन गया जिसने वो किया। और मुस्लिम वोट अब रीजनल फोर्सेस को छोड़ करके कांग्रेस के पीछे लामबंद हो रहा है और इसीलिए कांग्रेस को पूरे देश में फायदा हुआ है। जी अंबर। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो नुकसान बीजेपी को हुआ है खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वो खुद बीजेपी की कहीं न कहीं लापरवाही से हुआ है, ना कि कहीं न कहीं गठबंधन या फिर हम कहें कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम विपक्ष की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि चुनाव हुए और जो एक नैरेटिव ये भी था कि संविधान बदलने की बात जैसे कि शुक्ला जी ने बोली और ये भी कि हम मोदी को हटाएंगे। मोदी को हटाने के मकसद से एकजुट हुआ इंडी गठबंधन देश को किस हद तक वर्गलाने में, क्योंकि हम यही कहेंगे क्योंकि वोटों की लालच में एक हुआ, कहीं पे भी विपक्ष की भूमिका में आज भी विपक्ष हमें नजर नहीं आ रहा है कि क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो विपक्ष भी एक मजबूत भूमिका में होता है, लेकिन उस भूमिका में विपक्ष क्यों नहीं नजर आ रहा है? विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से दूर क्यों भाग रहा है? कहीं ना कहीं वोटों की लालच में ज्यादा नजर आ रहा है कि हम कहाँ पे अपना वोट बैंक साध लें, कहाँ पे बना लें। ये कब तक चलेगा? देखिए, ये अनंत काल तक चलेगा, 5 साल 10 साल भी नहीं, अनंत काल तक। अगर हम उम्मीद करें कि विपक्ष बहुत आइडियोलॉजिकल हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी, उसके स्टेटमेंट बड़े स्वच्छ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। उसके पीछे कारण है, 60 साल 70 साल जिन्होंने सत्ता में रहा है, तो एक दिन भी सत्ता से बाहर रहना बड़ा दुखदाई होता है, एसी कमरे में बैठना। और उसमें एक कारण और है, 2014 में जब बीजेपी आई तो विपक्ष ने ये सोचा था 2-2.5 साल बीच में हम फिर तोड़ देंगे, ये खत्म हो जाएंगे। इन्होंने सोचा था कि हम बड़े आसानी से आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी उस वक्त मुस्तैद थी और 10 साल तक घसीट ले गई। 10 साल पेशेंस के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है, और जब आदमी का पेशेंस लूज होता है तो फिर उसके डिस्कशंस, उसके आरोप प्रत्यारोप, कम्युनिकेशन भी लूज होते हैं, जो कि खुल करके सामने आया। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो शुक्ला जी बोल रहे थे उसी को थोड़ा सा ये करना, देखिए विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है, आप ये मत सोचिए कि वो बहुत स्वच्छ राजनीति करेंगे। अगर जैसे कोई लोग बोल रहे हैं कि भाई ये मुद्दा हुआ, इसके कारण बीजेपी को नुकसान हुआ, वो हुआ। अब देखिए बीजेपी को नुकसान क्यों हुआ, 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी तो नेचुरल है कि उनके पास रिसोर्सेस कम थी, उनके पास उतनी अच्छी टीम नहीं थी। 2014 में कमजोर होते हुए बीजेपी ने कम पैसों में सारे रिसोर्सेस को मैनेज किया, मोबिलाइज किया, और भयंकर मतलब क्लियर कट जीत आई। 2019 में भी वो जीत उनकी हुई। तो मुद्दा ये नहीं है कि किसी ने अफवाह उड़ाया, मुद्दा ये है कि इस तरह की अफवाहें या आरोप तो पहले भी उड़ते थे, बीजेपी के ऊपर लगाते थे और बीजेपी उनकी काट कर लेती थी। अब की बार वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाई। हमें इस चीज को देखना चाहिए कि विपक्ष के जो भी अभियान थे उसको बीजेपी न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर पाई और अपनी बढ़त क्यों नहीं बना पाई। एक लाइन में इसका एक ही आंसर है,
2014 में बीजेपी का पूरा सिस्टम कैसा था? ओपन एंडेड था। 2019 तक इनका सिस्टम ओपन एंडेड था, क्लोज्ड नहीं था। 2019 के बाद इन्होंने क्लोज्ड जो है सिस्टम कर दिया, ओपन एंडेड नहीं, क्लोज्ड एंडेड सिस्टम कर दिया। अब क्लोज्ड एंडेड सिस्टम जब आप करते हो ना, तो आप बाहरी दुनिया से कट जाते हो, पब्लिक से कट जाते हो। 2019 तक ये क्या करते थे? सारी छूट थी, सारे नेता सभा कर सकते थे, मंच पे जाते थे, लोगों से मिलते थे, डेली दौरा होता था। और एक गांव में कम से कम हर आदमी, 10 आदमी या 10 लड़के, आज माननीय मंत्री जी से मिला, आज बड़े भाई से मिला, फोटो लेकर के सेल्फी डालते थे फेसबुक, और ये सब फेसबुक पे विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं थी। जब आपने सिस्टम को क्लोज इंडेड कर दिया, ये लोग प्रवास भी करते थे, सारे मंत्री मिनिस्टर प्रवास करते थे, लोगों के घर पे जाके खाना खाना, ये सारा क्लोज इंडेड हो गया, ये एक्टिविटी बंद हो गई। जब ये एक्टिविटी बंद हो गई तो शायद आपने ये सोचा कि हम केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडिया से कर लेंगे। पॉलिटिक्स एक जीवंत जो है विज्ञान है, जीवंत एक्टिविटी है, जहां लोगों से इंटरैक्ट करना, 1 to 1 इंटरैक्ट करना, अपने पदाधिकारियों से, अपने कार्यकर्ताओं से इंटरैक्ट करना बहुत जरूरी है। आप देखिए, जब तक बीजेपी सोसाइटी में इंटरैक्टिव थी, तब तक प्रचंड जीत होती रही। इन्होंने खत्म किया, राहुल गांधी ने रोड यात्रा शुरू की, न्याय यात्रा शुरू की, कनेक्टिविटी बढ़ी, तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिला। उतना नहीं मिला क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूत थी, तो उतना बेनिफिट इनको नहीं मिल पाया। तो हार का कारण मैं ये बोलूंगा कि अपने सिस्टम को ओपन एंडेड करिए, प्लस इनके जो भी वक्ता प्रवक्ता या जो लोग हैं, नेता वगैरह, जो विपक्ष के आइडियोलॉजी का उत्तर देते हैं, उनकी काट ढूंढते हैं, जवाब देते हैं, उनको चेंज करिए या इंप्रूव करिए। अब पहले देखिए 2019 तक क्या था, बीजेपी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने धूम मचा के रखी थी। कभी गिरिराज सिंह कुछ बोल रहे हैं तो सारे वोट इकट्ठे हो जाते थे, कभी कुछ बोल, अब की बार किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तो ये क्लोज्ड एंडेड सिस्टम जो इन्होंने डेवलप किया ड्यू टू एनी रीजन, उसके बेनिफिट इन्होंने देखे होंगे, ये इनको नुकसान कर गया। एक शब्द में बोले, आप फिर से ओपन एंडेड हो जाइए, पब्लिक में इंटरैक्ट शुरू करिए, सारी चीजें जनता से मिलना जुलना शुरू करिए, वो माहौल फिर बन जाएगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा। शुक्ला जी, जो मिश्रा जी ने अभी बात की है, उसको लेकर जब से बीजेपी को इस चुनाव में नुकसान हुआ है, काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि क्यों किस वजह से बीजेपी को ये नुकसान हुआ। संगठन को लेकर और जिस तरह से नीति और जिन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सवाल उठाती थी अन्य पार्टियों पर कि आपका कल्चर ऐसा है, हमारा कल्चर वैसा है, कहीं ना कहीं वो भी उस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इस तरह की बातें भी निकल कर आ रही हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लग रहा है कि जो बीजेपी का कोर वोटर था, जो रिवायती जिस अंदाज में राजनीति करती थी और जो रिवायती उनके मुद्दे थे, उनसे भटकती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोर जो उनका वोटर था वो नाराज नजर आ रहा है? नहीं, देखिए अंबर, बीजेपी का कोर वोटर जो है वो उससे नहीं खिसका है। बीजेपी के कोर वोटर में दो तरह के, मतलब जो जो कोर वोटर हैं, उसके अलावा बीजेपी को चुनाव जिताने वाले दो तरह के लोग हैं। एक सामान्यतः मिडिल क्लास वोटर है, अपर मिडिल क्लास और इस तरह के लोग वोट करते हैं। बीजेपी ने एक वोट बैंक जो कल्टीवेट किया था वो हिंदुत्व वोटर था, वो एग्रेसिव हिंदुत्व वाला वोटर था। दूसरा उन्होंने वोट कल्टीवेट किया था जो बेनिफिशियरीज वाले थे। बेनिफिशियरीज वाले वोटर्स वो थे जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा था। मैं दोनों को अलग अलग तरह से एड्रेस करता हूं। जो कोर हिंदुत्व वाला वोटर था, जो यंग वोटर था, उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब बीजेपी का प्रवक्ता ये कहता था कि हम जो सुविधाएं हैं उसमें मुस्लिम को 30%, 35% सुविधाएं दे रहे हैं। तो भाई आप 14% के लिए 30 सुविधाएं दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर वो हिंदुत्व वोटर जो ये कहता है, जिसका ये मानना है कि इस देश में किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, जो भी आदमी है उसको व्यक्ति के तौर पर, देश के नागरिक के तौर पर फायदा हो, उसको इस बात से फायदा नहीं हो कि वो हिंदू है या मुसलमान है। एक ये, और दूसरा जो बेनिफिशियरी वोटर था, उस बेनिफिशियरी वोटर्स को दो तरह से नुकसान हुआ। पहला ये कि अगर आप किसी को विशेषाधिकार दे रहे हैं तो आप दूसरे वर्ग को निग्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि आप
के बाद आपने जो प्रॉमिस किया, वो जो डिलीवरी हो रहा है उसका, आप चुनाव से पहले आपने घोषणा कर दिया कि ये अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। आपने ये फायदा कर दिया। अब दूसरी तरफ जो कांग्रेस है या बाकी इंडिया अलायंस है, उसने छोटे छोटे इलाकों में लोकल लेवल पर और प्रॉमिसेस किए, जैसे तमिलनाडु में कुछ प्रॉमिस हुआ, पश्चिम बंगाल में कुछ प्रॉमिस किया गया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं दी, उत्तर प्रदेश में ये खटाखट वाली योजना थी, तो उनको लगा ये तो हमको मिल रहा है, अब इसका भी हम फायदा लेते हैं। तो जो बेनिफिशियरी वर्ग का एक वर्ग था, उसको लगा ये हमको मिल रहा है, हम इसको भी फायदा देखते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन हुआ, इसके कारण एक बड़ा वर्ग जो था वो छिटक कर गया है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो वोट न कांग्रेस के साथ परमानेंट रहेगा, न समाजवादी पार्टी के साथ परमानेंट रहेगा, उसमें बदलाव आएगा। एक जो और महत्वपूर्ण बात है, उसको उस पर शायद अब लोगों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाकी चुनावों में जो छोटे छोटे दल हुआ करते थे, उसमें विशेष रूप से जो छोटे छोटे मुस्लिम संगठन हुआ करते थे जो चुनाव लड़ते थे, वो इस चुनाव में पूरी तरह से नदारद थे। उनको उनमें ये मैसेज गया कि नहीं, सबको बीजेपी को हराने के लिए वोट करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे इलाकों में आप देखिएगा कि 100% मुस्लिम मतदाता आईएनडीआई को गया है। ये एक बहुत खराब ट्रेंड है कि आप किसी भी तरफ से, मतलब ये मैं बीजेपी की तरफ से भी वो है कि अगर पूरा का पूरा 100% हिंदू अगर बीजेपी को सिर्फ इसलिए वोट करने लगे कि वो सिर्फ हिंदुओं की बात करे, तो वो डेमोक्रेसी में वो भी ठीक नहीं है। लेकिन वो जो मुसलमानों के साथ हुआ वो भी ठीक नहीं है, और यही हुआ। इस कारण से जो इसमें बीजेपी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आईएनडीआई का फायदा हुआ। उसके उसके कारण बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर हुआ। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रॉमिसेस हैं, उन प्रॉमिसेस को फुलफिल करना न समाजवादी पार्टी के बस में है, न उसके बस में है। और देखिए आप, एमआईएम पूरी की पूरी इस चुनावी उसमें गायब रही, कहीं नहीं नजर आई। वो बिहार लड़ती थी, वो उत्तर प्रदेश लड़ती थी, वो पश्चिम बंगाल लड़ती थी। तो ये एक अब ये जो एक नैरेटिव चलता था कि वो बी टीम है, तो क्या वो बी टीम है या उसका अपना एक अलग नैरेटिव है? जो जो नैरेटिव की बात हम आप सब करते हैं कि इस देश को जो बांटने वाला एजेंडा है, जिस पर एमआईएम काम करती है, हम और आप लगातार इसका विरोध करते रहे हैं और अपने बातों कहते हैं, कहीं ये उस नैरेटिव के चक्कर में तो नहीं वो चुनाव से बाहर रही। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पर अभी बहुत सारा मूल्यांकन, उसका एनालिसिस जरूरी है और होगा। लेकिन हम दूसरों पर दोष दें उससे पहले अपने आप को करेक्ट करें। और मुझे लगता है कि बीजेपी को 2-3 चीजों पर काम करना पड़ेगा। पहला, टिकट को लेकर के जिस तरह की बात आई और अंदर से बहुत सारी आवाजें आ रही थी कि वो ठीक नहीं हुआ, काउंटर नैरेटिव बुरी तरह से फ्लॉप रहा। अपनी योजनाओं में, अपनी बातों में नयापन इस बार नहीं था, जिसकी बात मिश्रा जी भी कर रहे थे। और आपको जो भी अपनी योजनाएं हैं उसको जनता के सामने रखना पड़ेगा, और वो रखने में शायद इस बार नाकामयाब रही बीजेपी। मिश्रा जी, जो अभी शुक्ला जी ने बात उठाई है बेनिफिशरीज की, या फिर हम एक, अगर मैं टू बी प्रिसाइज ये सवाल रखूं आपके सामने, मुस्लिम जो वर्ग था उनको साधने के लिए बीजेपी ने पिछले खासतौर से 5 सालों में जो पिछला कार्यकाल रहा उसके अंदर बहुत कोशिश की, संगठनात्मक लेवल पे भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, उनको एंगेज करने के लिए आउटरीच प्रोग्राम रहे, और सरकार की योजनाओं में भी बहुत सारी इस तरह की चीजें, कोशिशें की गई कि शायद मुस्लिम वोट बैंक को साध लिया जाए। तो ये बीजेपी का रिवायती अंदाज नहीं था कि मुस्लिम वोट बैंक को खास तौर से लुभाया जाए और उनको अपनी तरफ लाया जाए। क्या इसकी वजह से भी नुकसान हुआ? क्योंकि जब से 2014 से मोदी जी के कार्यकाल की शुरुआत हुई, एक शुरुआत और जिस तरह का एक ओपिनियन था मोदी जी को लेकर मुस्लिम वर्ग में, वो काफी हद तक बदला है। लेकिन इस चुनाव में तो ये साबित हो गया कि आप कुछ भी कीजिए, शायद मुस्लिम वोटर उनकी तरफ नहीं आने वाला है। आप इसको किस तरह से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हाँ, उल्टा पड़ा है दाव बीजेपी के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जो शिफ्टिंग वोटर होते हैं, वोटर को जो अभी शुक्ला जी ने भी बोला
कि भाई एक बीजेपी का हार्डकोर वोट बैंक है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं पड़ेगा, जो बीजेपी को ही देंगे, बीजेपी जीते या हारे। फर्क ये पड़ता है कि बीजेपी ने जो जीत गेन की थी वो शिफ्टिंग वोटर के कारण, जो कि दूसरी जगह देते थे वो बीजेपी के साथ आके जुड़ गए, मुद्दा चाहे जो हो, चाहे मॉनिटरी बेनिफिट हो रहा हो, चाहे 5 किलो अनाज का हो रहा हो, चाहे और कोई मुद्दा रहा हो हलाला वगैरह का। तो मुस्लिम में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए थे, तो थोड़े थोड़े वोटर जो है इन्होंने बीजेपी ने दूसरों से काटे थे। अब ये वोटर जुड़े क्यों, देखिए एक बड़ी टेक्निकल चीज है जिस चीज को डिस्कस नहीं कर रहा है, ये दुर्भाग्य है अपने लोकतंत्र का। जैसे कांग्रेस ने मान लीजिए एक भी कैंडिडेट बंगाल में नहीं खड़ा किया या किसी एक जगह नहीं खड़ा किया, तो अब वहां पे जब ये चीज हो जाएगी ना, तब तो बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ इलेक्शन कमीशन को या सरकार को कुछ एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि गठबंधन अगर इस तरीके से, देखिए अगर सारी पार्टियां यूपी में लड़ती, कांग्रेस भी लड़ती हर सीट पे, बीजेपी बसपा, तो बीजेपी बम्पर जीत जाती। लेकिन ये एक ड्रॉबैक है और इलेक्शन कमीशन को पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में चेंज करना चाहिए। भाई आप नेशनल लेवल की पार्टी हो, तो आप क्यों नहीं लड़ोगे यहाँ पे यूपी में सारी सीटों पे? ये कोई मतलब थोड़ी हुआ कि आपने इजिली वॉक ओवर दे दिया, तो ये फेयर कंपटीशन नहीं हुआ। किसी को इजिली वॉक ओवर दे देना ये बेईमानी हो गई लोकतंत्र में। इलेक्शन कमीशन सरकार को इस पे सोचना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, फ्लोटिंग वोटर तो हमेशा ही शिफ्ट होगा। आज आपने बढ़िया ऑफर दिया, आपके तरफ आ गए। उस फ्लोटिंग वोटर को परमानेंट वोटर में जो चेंज करने की प्रक्रिया होती है कि वो आपके साथ हमेशा जुड़ जाए। मैंने आपको एक चीज बोला, 2019 के बाद बीजेपी के मोडस ऑपरेंडी में आप जरा चेंज देखिए, क्या चेंज हुआ। ये बड़े क्लोज्ड इंडेड हो गए, मतलब इनके नेता बाहर नहीं जाते थे, पब्लिक से कोई इंटरेक्शन नहीं होता था, पब्लिक की सेवा करना, उनके छोटे छोटे नहीं भी सेवा है या काम नहीं भी है तो भी कोई सभा होती थी नॉर्मल। अच्छा, उसके बाद जितने वोकल जो है मतलब फेसेस थे वो सारे के सारे शांत हो गए। भाई ग्राउंड पे ये ऐसे ही है कि जैसे युद्ध तो शुरू हो गया, आप मिसाइल से बर्बाद तो कर सकते हो लेकिन ग्राउंड पे तो जवान को फायरिंग करनी ही पड़ेगी ना। एक सिंपल जवान जो है, तो माहौल जो बनता था वो बनता था इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, और जो नए वोटर इनसे जुड़ते थे यंग एज के, जो मीडिया उडिया सोशल मीडिया का प्रयोग करते थे, दिन में एक दो फोटो ट्वीट वगैरह तो वो डाल ही देते थे, तो उससे माहौल बड़ा पॉजिटिव और इंटैक्ट इनके लिए बना रहता था। ये एक बहुत बड़ी कमी आई। अभी देखिए ऑफर तो सभी लोग करेंगे, अगले इलेक्शन में भी ऑफर करेंगे, केजरीवाल भी ऑफर करेंगे, ये भी ऑफर करेंगे। वोटरों को तोड़ना, अपने तरफ अट्रैक्ट करना और उनको इंटैक्ट करना, ये सोचना कि भाई कोई भी वोटर हमको कभी भी नहीं देगा, ये भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। लेकिन कुछ वोटर अगर टूट के आपके पास आए तो वो फ्यूचर में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ये वोटर जो होते हैं ना, ये छोटी छोटी जगहों पे अपने सेटिस्फेक्शन को ढूंढते रहते हैं कि भाई मेरे को ये मिल जाए। जैसे रेगिस्तान में कोई पानी है नहीं है तो वो ढूंढेगा ना, भाई मेरे को यहाँ पानी मिल जाए, वहां जहां उसको पानी मिलेगा वो वहां अपना डेरा जमा लेता है। तो ये स्ट्रेटजी ये लोग मेरे ख्याल से चेंज करेंगे, ओपन इंडेड ये बनेंगे, इंटरैक्टिव बनेंगे, और थोड़ा सा लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को छूट देंगे कि भाई आप लोग एक्टिव होइए डे टू डे बेसिस पे, तो वो समा फिर से वापस आ जाएगा। जी। एक मैं आप दोनों से एक सवाल पर क्विक रिएक्शन आप लोगों से चाहूंगी। पहले विनोद जी आपसे। विनोद जी, जो अभी मिश्रा जी ने बात की वोटर्स को इंटैक्ट करने के लिए, अगर हम बात करें जिस तेजी से प्रधानमंत्री मोदी भारत को लेकर एक सपना बुने हुए हैं कि हम एक बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे और उस तरफ हम जा भी रहे हैं, और जो डोमेस्टिक लेवल पर मुद्दे हैं उन पर भी काम किया जा रहा है, योजनाएं हैं, लोगों तक उनका फायदा पहुंचाया जा रहा है, फायदा पहुंचाने के लिए भी बहुत सिस्टम में सुधार किए गए हैं। तो जो कोर वोटर्स के इश्यूज थे, बिजली पानी कपड़ा, ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, जब सबको ये सारी चीजें मुहैया हो जाती हैं, तो वोटर्स को इंटैक्ट करने के लिए क्या जाति और इस सब के आधार पर देश में राजनीति होगी? आप इसको किस तरह से देखें, किस तरह से वोटर्स को इंटैक्ट किया जाएगा इन फ्यूचर? फिर मैं इसी पे मिश्रा जी से रिएक्शन। देखिए देखिए अंबर जी, जी। मुझे मुझे लगता है कि बीजेपी का जो वोट बैंक छिटका है, विशेष रूप से जो एमबीसी दलित और अपर कास्ट वोट है, ये लगता है उसमें आधे से ज्यादा अपनी गलती रियलाइज कर रहा है और उसको लग रहा है कि हमने गलत जगह वोट कर दिया है। और अगर कुछ बहुत बड़ी गलतियां नहीं करती है सरकार या संगठन के तौर पर,
तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में ये सारा कुछ नजर आ जाएगा कि उन्होंने गलती की है और वो कोर्स करेक्शन नजर आएगा। फिर मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करते हैं, इसलिए कि मैं जिनकी बात कर रहा हूँ एमबीसीज पर और दलित्स पर बीजेपी और संघ के स्तर पर बहुत काम हुआ है और उनको वो किया गया है। मैंने जो एक बात कही कि ये जो संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदल जाने से किसी की आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया गया कि ये बाबा साहब का संविधान बदला जा रहा है। भाई 76 में तो पूरा का पूरा संविधान बदल दिया गया था, उसमें सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जोड़ दिया गया था, जिस पर बाकायदा बहस हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिजेक्ट किया था। बाबा साहब ने रिजेक्ट किया था, फिर भी उसको जोड़ा गया। और सबको मालूम है कि किसके दबाव में किया गया था, सबको मालूम है कि रूस के दबाव में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जोड़ा गया था। और मित्रोकिन्स का जो आर्काइव की किताब है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। अब एक और बात मैं कर दूं, जिस जिम्मेदारी से बीजेपी नहीं बच सकती, अब उत्तर प्रदेश, कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार अगर है तो नहीं बच सकती है। हर बार चुनाव में, अब उसमें बीजेपी कहां तक जिम्मेदार है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो जिसको मैंने चुनाव के समय या जब मैं चर्चा करता था तो मैं अपने फीडबैक लेने की कोशिश करता था, उससे जो बात निकल के आई, अब तक मैंने इसको कहीं नहीं किया, और मैंने कहीं लिखा है, मैं आपके चैनल पर कह दे रहा हूं। देखिए, ये पहला चुनाव है, मैं मुझे लगता है कि लगभग 5-6 चुनाव में 5 चुनाव में जर्नलिस्ट के नाते कवर कर चुका हूँ, और लगभग 7 चुनाव में वो मतदाता के नाते देख चुका हूँ। ये पहला चुनाव ऐसा था कि लोगों के घर में पर्चियां नहीं पहुंची थी, और वो पर्चियां पहुंचाने का कौन काम करता था। ये खाली उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के बॉर्डरिंग स्टेट में रीवा, बुंदेलखंड का बहुत सारे और जिले, अ, उसके बाद आप हरियाणा के आसपास जिले, लोगों के पास पर्चियां नहीं पहुंची। पर्चियां कौन पहुंचाता था? पर्चियां पहुंचाता था संघ का छोटा कार्यकर्ता, बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता। इसका मतलब ये है कि उनको या तो निग्लेक्ट किया गया या उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई। अगर मुझे अपनी पर्ची लेने के लिए, वोटर पर्ची लेने के लिए इंटरनेट पर जा करके खोजना पड़ा और लिख के जाना पड़ा भाग संख्या, वोटर संख्या, और वहां जाकर दिखाने पड़ा, तो उन्होंने पर्ची दी। और ये आप छोटे छोटे शहर में, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, बस्ती, लोगों के पास पहुंची नहीं, लोग परेशान होते रहे। लोगों का बूथ बदल दिया गया। मेरे फादर का बूथ किसी और जगह पर था, मेरी मदर का वोटिंग बूथ 2 किलोमीटर दूर था। ये सारी चीजें क्यों हुई, कहाँ हुई, इस पर भी नजर रखना पड़ता। ये जो मसला था ना कि पर्चियां ना पहुंचना, वो बड़ा कारण है इसका। रही बात वोटर वापस आने की, तो वो अगर ये मैनेज करेंगे तो वापस आ जाएगा। आधे से ज्यादा अपने आप अपनी गलती महसूस कर रहा है। जी अम्बर। जी, मिश्रा जी, आपसे भी मैं इसी सवाल पर रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए मैम, एकदम सही बात है जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि जब आपने क्लोज्ड सिस्टम बना दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया मीटिंग वगैरह, डे टू डे एक्टिविटी, तो पन्ना प्रमुख भी नहीं दिखा आपकी बात। अब ये बीजेपी वाले समझे कि भाई पन्ना प्रमुख और पर्चियां बांटने वाले जो भी रहे हो, चाहे आरएसएस के रहे हो, आपने दूरी क्यों बना ली? 2019 के बाद जब आप जीते, ठीक है सरकार अपना काम करेगी, लेकिन उस हिसाब से जो ट्रस्टेड फार्मूला आपका था 2 बार, उस फार्मूले को बदल करके आप नया फार्मूला ले आए। एक और बहुत जबरदस्त रोष रहा है, देखिए बीजेपी या आरएसएस, ये इनकी आइडियोलॉजी ये रही है ना, सुख हो या दुख हो, हार हो या जीत हो, जो इनके कोर लोग हैं, जो इनकी आइडियोलॉजी से मैच करते हैं, ये इनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और हमेशा पहली वरीयता, वरीयता मतलब भले पद या पोस्ट ना दे, लेकिन सम्मान, किसी फंक्शन में बुलाना, पहली वरीयता उनको दी जाती रही है। अब की बार हुआ क्या? टिकट बंटवारे में बाहरी लोग, जो लोग आपको टीवी पे खुल के गालियां दे रहे हैं, कांग्रेस वाले, उनको आप पट्टा पहना पहना के टिकट दे रहे हैं और पद दे रहे हैं संगठन में। तो अब ये मैं मतलब डाउन टू अर्थ बात बता रहा हूँ, अपने गांव के लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, और अक्रॉस इंडिया जिनसे बात होती है, सबको शिकायत यही रहती थी कि भाई यहाँ चप्पल पहन के 45 डिग्री में हम घिस रहे हैं 10 साल से, 2 पीढ़ी से, और जब पद की बात आती है, सम्मान देने की बात आती है, तो क्या हम लोगों के अंदर योग्यता नहीं है, आप किसी और को बुला लेते हैं? तो ये इसके कारण लोगों को ये लगा कि भाई जब हम लोगों की कोई पूछ ही नहीं है, तो आदमी इनएक्टिव होता चला जाता है, इन्हीं के मेंबर।
मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन थे 2019 तक। वाइब्रेंट का मतलब कि उस वक्त बीजेपी ये बोलती थी कि अगर हमारे क्रिटिक्स करने वाले भी हमारे ऑफिस में आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो उनका भी स्वागत करिए और उनके क्रिटिक्स को सुनिए। मोहन भागवत ने खुद ये बोला था कि भाई आप हमसे बात करिए। भले प्रणब मुखर्जी को जो आरएसएस ने बुलाया था, प्रणब मुखर्जी तो कांग्रेस के थे ना, लेकिन इसी उद्देश्य के लिए बुलाया। तो आप वापस अपने ट्रैक पे आइए, ओपन इंड बनिए, वाइब्रेंट बनिए। आप लोगों से आप एक कदम जाएंगे तो लोग आपके तरफ 2 कदम ऑटोमेटिकली आएंगे और चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। अगर नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि खतरा अभी टला नहीं है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो बात आपने खास तौर से कही है जो ओपन एंडेड सिस्टम वाली, इसको लेकर और जो लोगों में नाराजगी है, चाहे वो संगठन से जुड़े हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, या जो वैचारिक स्तर पर पार्टी से जुड़े रहे हैं, उन सबको कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड महसूस हुआ है। खास तौर से जो अंतिम समय में सबकी एंट्री हुई है, जो लोग साथ में बैठकर हमारे गाली दिया करते थे, उन सबको पट्टा और माला और उनके स्वागत हो रहे हैं। तो ऐसे से इस जो कल्चर से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अविश्वास की भावना आई है उसको बीजेपी को लेकर। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों में जिससे नाराजगी है बीजेपी से जुड़े लोगों के अंदर, उसको बदलने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले अगले चरण में, अगले चुनाव में जिस तरह से बीजेपी पहले से करती आई है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में, वैसे ही बनी रहे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार मनोज शुक्ला जी, AK मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।